मोदी साहब, श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, 9 मास का रिश्ता है। पंजाब विच पता ही नहीं लगता कि यह वर्कर श्रोमणी अकाली दल का या भारतीय जनता पार्टी का। असी इकट्ठे होके मुख्यमंत्री साहब प्रकाश सिंह जी बादल की अगवाई हेठ पंजाब नूं तरक्की दी बुलंदियां लियाउण दा सुपना बादल साहब का पूरा कर रहे हैं। जदों दे मुख्यमंत्री साहब प्रकाश सिंह जी बादल आए हैं, पंजाब में तरक्की हुई, खुशहाली आई। साहब प्रकाश सिंह जी बादल ने हर वर्ग नूं सहूलतां दित्तियां, हर वर्ग नूं उन्हां दे घरां च जाके उन्हां दीयां मुश्किलां समझियां ते उन्हां नूं मुश्किलां नूं हल कीता। अकल्ला सूबा जिथे गरीबां नूं 1 रुपया किलो हुण आटा देन दिता जाऊगा, पहले 4 रुपये किलो आटा हुंदा सी ते 20 रुपये किलो दाल। मोदी साहब अकल्ला सूबा पूरे हिंदुस्तान विच जिथे बहादुर किसानां नूं उन्हां दे ट्यूबलां दे बिल माफ है, इत्थे गरीबां दा बीमा कीता जांदा, सेहत दा शगन स्कीम, गरीबां दे घर दे 200 यूनिट, लड़कियां नूं साइकिल, जो जो मुश्किलां गरीबां नूं आउंदियां। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री है मला देश दे जेड़े हर रोज सवेरे 4 बजे उठ के 6 बजे किसी ना किसी पिंड विच, किसी ना किसी शहर विच, किसी ना किसी मंडी जाके आप जनता विच बह के जनता दीयां भावना सुनते हैं ते सच्ची सरकार नूं जनता विच लेके जांदे हैं। आई कारण है लगातार 2 बार हुण दूजी बार पंजाब दी जनता ने बादल साहब नूं मुख्यमंत्री बनाया ते पूरे 5 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। बादल साहब दी मेहनत सदका अज पंजाब पावर सरप्लस हो गया। बादल साहब दी मेहनत सदका मोदी जी अगले 3 सालों के अंदर जिन्ने भी शहर है पूरे पंजाब दे सारियां विच 100-150 शहरों विच 100% सीवरेज पीने वाला पानी ते सड़कों का काम किया जाऊगा जिहड़ा 60 सालों च नहीं होया। मोदी जी प्रकाश सिंह जी बादल दे मुख्यमंत्री दे आशीर्वाद सदका अगले 2-3 सालों विच आप जी किसी भी सूबे जाओगे, किसी भी शहर में जाओगे, पूरे पंजाब एक शहर तो दूजे शहर 4 ते 6 लेन की सड़कों ते जाओगे, 15,000 करोड़ रुपया कले सड़कों ते लाउण लगे हैं। बादल साहब की सरकार का इको एक निशाना रहा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ते डेवलपमेंट। साडा निशाना कोई कांग्रेस नहीं या होर नहीं, क्योंकि सारे जानते हैं कांग्रेस ने तबाही लियांदी है। अज देश की हालत देख लो, इन्नी महंगाई हो गई, बुरा हाल हो गया, कोई फैसला नहीं हो रहा। करोड़ों अरबों रुपए दे कपले रोज अखबारां चाहुंदे हैं। मैनूं लगदा है मैं अखबार पढ़ रहा सी, हिंदुस्तान के इतिहास विच आजादी के बाद जे सब तो निकम्मी सरकार कोई देश च बनी है तो कांग्रेस की सरकार बनी है। 10 सालों विच अपना देश किते ना किते जा सकता सी, अमरीका का मोढे नाल मोलट्टा करा लै सकता सी, पर आपां नूं बहुत पिछे भेज दिता। अज जे देश नूं बचाउणा है पंजाबियों, अज देश नूं बचाउणा है, मैं दिलों कह रहा इको एक इंसान है जो फैसले लेंदा है, इको एक इंसान है जो मेहनती है बादल साहब वांगू, इको एक इंसान है जिसने करके दिखाया है। एक सूबे गुजरात नूं मोदी साहब ने एक ऐजा सूबा बना दिता जिहड़ा दुनिया दे अमरीका कनेडा दे लोग भी हुण देखण आउंदे आ। ते खुश मैं तुहानूं पंजाबियों, तुहानूं पता नहीं होना मोदी साहब दा पंजाब नाल रिश्ता की है। मोदी साहब 1995 विच पंजाब आए, 6 साल पंजाब च रहे, 6 साल मलोट मंडी तो लेके बाघा पुराना तो लेके
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 6 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ 6 ਸਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਸਿੱਧੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੈਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ 10 ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 9000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 28000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਾਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ, 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ। ਇਹ 55 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ,
ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਹਾਰ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। मैं बेनती करदा मोदी साहब कि साडे जख्म अल्ले हन। जो कांग्रेस सरकार ने दिल्ली विच कतलेआम कराया सी, कई आदमी दे दंगे, और जिस तरह उन्होंने किसी को सजा नहीं दी, एक तो जिहड़े मुकदमे चल रहे हैं उन्हां ते फास्ट ट्रैक अदालतां बना के सजा दित्तियां जाण, जिहड़े केस दबे हैं ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। भाइयों बहनों, पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है, गुजरात का विशेष नाता रहा है। जो पहले पंच प्यारे थे, उन पहले पंच प्यारों में एक मेरे गुजरात का था, द्वारिका का था और दर्जी था, और वो पहले पंच प्यारों में गुजरात का भी नाम बना था। और इसलिए हम गुजरात का पंजाब के साथ एक खून का रिश्ता बना हुआ है, एक आदर्शों का रिश्ता बना हुआ है, एक वीर बलिदानी परंपरा की भक्ति का रिश्ता बना हुआ है। इतना ही नहीं, मुझे आज इस बात को कहने में खुशी हो रही है कि जब गुरु नानक देव गुजरात पधारे थे और लखपत के गुरुद्वारे में, कच्छ में, आज भी गुरु नानक देव की पादुकाओं को संभाल के रखा गया है। पूरी हरियाली है वहां, खेत लहलहाते दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग अपप्रचार कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, विश्व भर में फैले हुए हमारे सिख भाइयों बहनों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज इस पवित्र धरती से आह्वान करता हूं, घोषणा करता हूं, भाइयों बहनों, गुजरात पर जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है,
उतना ही अधिकार हर हिंदुस्तानी का है, हर हिंदुस्तानी का अधिकार है। भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कच्छ की धरती पर और गुजरात की धरती पर खेती के काम में लगा हुआ मेरा कोई भी सिख भाई, उसको कभी भी गुजरात छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई अफसर गलती करेगा वो अफसर जाएगा, लेकिन मेरा सिख किसान गुजरात से नहीं जाएगा। ये मैंने पहले से तय किया है और आज मैं दोबारा उसकी घोषणा करता हूं। इसलिए भाइयों बहनों, जो लोग इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, पंजाब की धरती पर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, ये गठबंधन सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये चुनाव लड़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, ये सरकार चलाने के लिए का कारोबार नहीं है। भाइयों बहनों, पंजाब की धरती पर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का यह गठबंधन यहां की सामाजिक एकता का भी गठबंधन है। हिंदू और सिख की एकता का प्रतीक है। और कांग्रेस को यही तो परेशानी है कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के कारण बांटो और राज करो, ये जो कांग्रेस के खेल चलते रहे हैं, ये खेल पंजाब की धरती पर पूरी तरह प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में विफल गए हैं। ये एकता हमने प्रस्थापित की है, ये एकता का प्रतीक है। भाइयों बहनों, मैं पंजाब की जनता को एक विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि पंजाब में सालों से एक परंपरा रही कि 5 साल कांग्रेस की सरकार और बाद में 5 साल हमारी सरकार, और लोग ये मान के ही चलते थे कि हर 5 साल के बाद बदलाव आता है। लेकिन पंजाब की जनता ने प्रकाश सिंह बादल में भरोसा किया, विकास की राजनीति में भरोसा किया, विकास के महात्म्य को स्वीकार किया और उस परंपरा को तोड़ करके दूसरी बार यहां पर भाजपा और अकाली दल की सरकार बनाई। इसलिए आपने विकास को जो वोट दिया है, प्रगति में विश्वास किया है, इसके लिए मैं आज पंजाब की वीर भूमि में बहादुर मेरे किसान यहां के भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, मैं उनका अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, पंजाब में एक बड़ा अद्भुत संयोजन हुआ है और मैं मानता हूं ये मॉडल बहुत बढ़िया है। बादल साहब जीवन भर अगर 10 मिनट बात करो तो 10 बार किसान बोलते हैं, 10 बार किसान आएगा ही आएगा उनके मुंह से। उनके दिल दिमाग में गांव, गरीब, किसान, यह हमेशा रहता है। ये बढ़िया जोड़ी बनी है कि सुखबीर जी के दिमाग में आधुनिक भारत रहता है, उद्योग रहते हैं, टेक्नोलॉजी रहती है, अर्बन डेवलपमेंट रहता है। भाइयों बहनों, बड़े बादल साहब का किसान और गांव की चिंता और छोटे बादल साहब का आधुनिक पंजाब का निर्माण, ये ऐसी जोड़ी बनी है। ये जोड़ी आने वाले दिनों में पंजाब को, हिंदुस्तान को ड्राइव करने की ताकत बना देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है भाई। और इसी सोच का परिणाम है कि अभी यहीं पर
देश भर के उद्योगपतियों को बुला करके एक सफलतापूर्वक इन्वेस्टमेंट का प्रयास किया गया। कल तक किसानी में लगे हुए लोगों को एक नया, और ये नौजवानों के लिए आशा का किरण बनेगा। तो दूसरी तरफ एक बहुत ही उत्तम प्रकार का किसान मेला लगा करके हमारी कृषि आधुनिक कैसे बने, उसकी चिंता भी बड़े बादल साहब ने की। और इसलिए हमें देश के आर्थिक विकास के लिए 3 पिलर के ऊपर हमारी अर्थरचना तो विकसित करना होगा। 1/3 ताकत हमारी कृषि की हो, 1/3 हमारी ताकत मैन्युफैक्चरिंग की हो, और 1/3 हमारी ताकत सर्विस सेक्टर की हो। इन तीनों के बलबूते पर हमें हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा। उद्योग भी चाहिए ताकि नौजवान को रोजगार मिले, कृषि भी चाहिए ताकि हिंदुस्तान कभी भूखा न रहे, गांव कभी बर्बाद न हो। और भाइयों बहनों, कम से कम पूंजी निवेश से अधिक कमाई वाला क्षेत्र है सर्विस सेक्टर। उसमें भी विशेष करके है टूरिज्म। टूरिज्म को कैसा बढ़ावा मिले, टूरिज्म के क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया में $3 ट्रिलियन का व्यापार अकेले टूरिज्म में इंतजार कर रहा है। पूरे विश्व को आकर्षित करने की ताकत हिंदुस्तान में है। हमारे पास ऐसी विरासत है, जगत जब उसे देखता है तो चौंक जाता है। लेकिन हम उस क्षेत्र में जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश में आर्थिक विकास को इन तीनों क्षेत्रों में बढ़ाना होगा। लेकिन जब मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो भाइयों बहनों, कुछ मूलभूत बातों पर बल देने की आवश्यकता हुई है। अब जमीन बढ़ने वाली नहीं है। ऊपर से जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा तो जमीन के टुकड़े छोटे हो जाएंगे। पहले अगर 2 भाई के पास 20 एकड़ भूमि है तो 4 भाई हो गए तो 5-5 एकड़ हो जाएगी। और इसलिए हम लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रति एकड़ हमारी उत्पादकता कैसे बढ़े। अगर आज हम 1 एकड़ भूमि में 100 किलो अनाज पैदा करते हैं तो 150 कैसे हो, 200 कैसे हो। इसलिए हमारी कृषि में टेक्नोलॉजी को लाने की जरूरत है, आधुनिक विज्ञान को लाने की जरूरत है। और बादल साहब ने अभी जो कृषि मेला लगाया था वो उसी दिशा का एक उत्तम प्रयास था, ताकि हम हमारी कृषि को आधुनिक बना पाए, टेक्नोलॉजी को हम लाएं। उसी प्रकार से कृषि के साथ मूल्य वृद्धि अब जरूरी हो गई है। अगर हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। उसके पास जो है उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वो टमाटर बेचेगा तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर टमाटर का केचप बना करके बेचेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर केचप भी बढ़िया बोतल में पैक करके बेचेगा तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। और अगर वो बोतल कोई नटी हाथ में पकड़ के खड़ी होगी तो शायद और ज्यादा पैसा मिलेगा। ब्रांडिंग और मार्केटिंग, भाइयों बहनों, मूल्य वृद्धि, हमारा किसान जो उत्पादन करता है उस पर मूल्य वृद्धि पर भारत सरकार ने, राज्यों ने एक बहुत बढ़िया ताकत देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, हमारे देश की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित तो करती है, लेकिन बाद में वो सिर्फ अखबार की सुर्खियों तक सीमित हो जाता है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।
अगर हम हमारे किसान का भला करना चाहते हैं, अगर हमारा किसान जो उत्पादन करता है उसको बर्बाद नहीं होने देना चाहते, हमारे किसान को बर्बाद होने नहीं देना चाहते, तो भारत सरकार का जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके 3 हिस्से करना बहुत जरूरी लगता है मुझे। इसी प्रकार से एफसीआई चलेगा तो मैं नहीं मानता हूं मेरे देश के किसान का भला होगा, नहीं मेरे किसान ने जो पसीना बहाया है वो पसीना काम आएगा। हम देखते हैं किसान इतनी मेहनत करके गेहूं पैदा करे और वो गेहूं पानी में भीगता रहे, सड़ता रहे, दिल्ली में बैठी हुई सरकार को उसकी व्यवस्था करने की फुर्सत नहीं है। और बाद में क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गेहूं गरीबों को बेच दो, बांट दो, ये सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते। ये दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते। उन्होंने न बांटा न बेचा और क्या किया, वो सड़े हुए गेहूं ज्यादा सड़ने दिए और बाद में शराब बनाने वाली कंपनियों को 80-85 पैसों के दाम से बेच मारे। भाइयों बहनों, ये किसान की मेहनत का अपमान है। और इसलिए मैं कहता हूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके 3 हिस्से करना जरूरी है। एक में एक के पास जिम्मेवारी हो प्रोक्योरमेंट की, किसानों से खरीदने का जिम्मा उसका हो, उतना ही काम उसका हो और वो उसी पर फोकस करे, मेहनत करे और किसानों से ज्यादा प्रोक्योर करने की व्यवस्था करे ताकि किसान को बाजार में कम दाम से अपना माल बेचने की नौबत ना आए। दूसरा हिस्सा हो जो अनाज धान खरीदा गया हो उसको रखने की मैनेजमेंट दूसरे हिस्से के पास होनी चाहिए, मैनेजमेंट अलग होनी चाहिए और वितरित करने की व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये तीसरी इकाई के पास होनी चाहिए। जब तक हम फूड कॉरपोरेशन इंडिया के 3 हिस्से नहीं बनाते तब तक नए वेयर हाउस नहीं बनेंगे, नए कोल्ड स्टोरेज नहीं बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा, जो इकट्ठा होता है वो समय पर वितरित नहीं होगा, जिस गरीब के घर में वो अनाज पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा नहीं और गरीब भूखा का भूखा रहेगा, अनाज सड़ता रहेगा, किसान को दाम मिलेंगे नहीं। ये विपरीत व्यवस्था को बदलना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार उस दिशा में आगे वाली है। भाइयों बहनों, हम चुनाव के मैदान में जाते हैं एनडीए के रूप में, तब हम एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होते हैं, लेकिन जब हम सरकार में बैठते हैं तब हमारा एनडीए का रूप होता है नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। चुनाव के मैदान में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में जाता है, सरकार में एनडीए नेशनल डेवलपमेंट अलायंस के रूप में काम करता है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है विकास। विकास के बिना भाइयों बहनों हम कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, पंजाब तक सीमित नहीं है। पंजाबी खाना हो, पंजाबी गाना हो, आज पूरी हिंदुस्तान में छाया हुआ है। हमारे यहां गुजरात में भी शादी ब्याह में अब गुजराती डिश नहीं मिलती है, पंजाबी खाना ही परोसा जाता है। पंजाबी खाना, पंजाबी गाना और पंजाबी मन का मस्ती सा स्वभाव आज पूरे देश में छाया हुआ है। ये वीरों की भूमि है, बलिदान की भूमि है। और भाइयों बहनों, अभी बादल साहब ने लाला लाजपत राय जी को याद किया था, इसी जिले से जुड़े हुए थे, इसी भूमि से जुड़े हुए थे लाला जी। और लाला लाजपत राय जी के 150 वर्ष होने वाले हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में कांग्रेस के पास आजादी के लड़ने वाले मरने वाले लोग, कांग्रेस के दफ्तर में उनका नाम नहीं होता है, एक ही परिवार से सब जुड़ा हुआ है। उनको लाला लाजपत राय को याद करने की फुर्सत नहीं होती है,
प्रकाश सिंह बादल को फुर्सत होती है। यही तो हमारी देश के प्रति, देश के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की परंपरा की अभिव्यक्ति है। भाइयों बहनों, हम जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं हैरान हूं, कांग्रेस के नेता आजकल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर और राजनीतिक दलों पर उंगली उठाने लगे हैं। आप पूरी एबीसीडी उठा लीजिए, पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। ए फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर बोफोर्स घोटाला, सी फॉर कोयला घोटाला, पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। और वे लोग औरों पे उंगली उठाते हैं। भाइयों बहनों, जब राजीव गांधी देश में राज कर रहे थे, तब तो हिंदुस्तान में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की पार्टी का राज था। वे ही चारों तरफ छाए हुए थे और किसी दल को कहीं कुछ नसीब नहीं हुआ था। ऊपर से नीचे तक कांग्रेस ही कांग्रेस छाई हुई थी। और तब राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि दिल्ली से रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घिसता था और रुपया 15 पैसे में पलट जाता था? वो कौन सा पंजा था? भाइयों बहनों, मेरा यह सौभाग्य रहा है क्योंकि मैं सालों तक संगठन का काम करता था। शासन क्या होता है, सरकार क्या होती है, सरकारी कारोबार क्या होता है, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। लेकिन पार्टी के प्रभारी के रूप में मैं हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर इस इलाके में काम करने लगा। बादल साहब को निकट से काम करते देखा, उनके एक साथी के रूप में यहां काम करता था। शासन वो कैसे चलाते थे, लोगों से कैसे मिलते हैं, प्यार से कैसा कारोबार चलाते हैं, अफसरों का भी कैसा आदर करते हैं, ये चीजें मैंने बारीकाई से देखना शुरू किया। हिमाचल में शांता कुमार जी को देखा, धूमल जी को देखा, हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी को देखा, चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम किया। अरे इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी के साथ भी काम किया। इस इलाके के सभी सरकारों को उस समय मुझे बहुत निकट से देखने का अवसर मिला। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि कभी ऐसा काम मेरे जिम्मे भी आ जाएगा। लेकिन यहां से मैं जो सीख करके गया था, बादल साहब जैसे वरिष्ठ नेताओं से जो सीखने की मेरी कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, वो मुझे गुजरात में जाकर के सरकार चलाने में बहुत काम आई है। और एक प्रकार से इन बड़ों के साथ रहते रहते, उनकी उंगली पकड़ करके चलते चलते हमने शासन में रहते हुए समाज सेवा के संस्कार पाए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, यहीं से मैंने जो शिक्षा दीक्षा पाई है,
त्यागी बलिदानी गुरु परंपरा से जो शिक्षा दीक्षा पाई है और अब जो दायित्व मिला है, तो भाइयों बहनों, मैं भी एक सिपाही हूं, सिपाही। और मैं आपको विश्वास देता हूं, मैं दिल्ली में आप मुझे जो जिम्मेवारी देंगे वो आपकी नजरों में तो प्रधानमंत्री होगा, दुनिया भी उसको प्रधानमंत्री मानेगी, संविधान भी उसको प्रधानमंत्री कहेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं वहां चौकीदार के नाते बैठूंगा। मैं वहां चौकीदार के रूप में बैठूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कभी हिंदुस्तान की तिजोरी पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा। ये मैं आपको भरोसा देता हूं। देश की तिजोरी में गरीब का पैसा होता है, देश की तिजोरी का पैसा गरीब के कल्याण के लिए काम आता है। और भाइयों बहनों, आज इस गुरु परंपरा की महान भूमि में मुझे पगड़ी पहनाई गई है, बादल साहब ने पगड़ी पहनाई है। भाइयों बहनों, अब मेरा दायित्व बन जाता है इस पगड़ी की इज्जत बढ़ाना। ये पगड़ी की इज्जत बढ़ाना ये मेरा दायित्व बन जाता है। किसी और ने बढ़ाई और न बढ़ाई हो, मैं बढ़ा करके रहूंगा। ये वादा करता हूं प्रकाश बाबू साहब, मैं वादा करता हूं आपको, मैं उस त्याग तपस्या की परंपरा को निभाऊंगा। मेरे पंजाब के भाइयों बहनों, आपने जो प्यार दिया है वैसा ही देश फलेगा फूलेगा, गांव का किसान सुखी होगा। भाइयों बहनों, हमारे सेना के जवानों की एक मांग रही है 1 रैंक 1 पेंशन, और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार हमारे सेना के जवानों के साथ हमेशा खिलवाड़ करती रही है। मैं मीडिया के मित्रों से प्रार्थना करता हूं, आप जरा इतिहास पर गौर कीजिए। इसके पहले बजट के समय कांग्रेस की सरकारों के वित्त मंत्रियों ने कितनी बार 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणाएं की है, बार बार घोषणाएं की है। लोकशाही के मंदिर ऐसे लोकसभा गृह में की है, लेकिन उन्होंने कभी इसको पूरा नहीं किया है। इस बार भी जब मैं लगातार 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहा हूं, रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में आग्रह से विषय रखा, तो इस बार उन्होंने कहा लेकिन ये भी आपके साथ धोखा है। पहले भी ऐसे वादे किए गए लेकिन पूरा नहीं किया है, और इसलिए मैं सेना के पूर्व जवानों से आगाह करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ईमानदार होती तो 2004 से लेकर के 2014 तक 10-10 बजट रखने का उनको मौका मिला है, लेकिन उन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी अगर 2004 में उनकी सरकार बन गई होती, मैं दावे से कहता हूं 1 रैंक 1 पेंशन का काम पूरा हो गया होता। और ये काम देशभक्तों से हाथों ही होना है, और इसलिए काम हमारी सरकार ही कर पाएगी। इन्होंने झूठे वादे किए। मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को आग्रह करता हूं, ये ड्रग्स विदेशों से आते हैं, सीमा पार से आते हैं, आपके जवान वहां तैनात है, क्या हो रहा है? मेरे देश की जवानी बर्बाद हो रही है, मेरे देश का नौजवान तबाह हो रहा है। सीमा पर जो जवान खड़े हैं उनको जवाबदेह बनाया जाए, और किसी भी सीमा से अगर हिंदुस्तान में फेक करेंसी आती है, हिंदुस्तान में अगर ड्रग्स आते हैं, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के मेरे देश के जवान को हम बचा पाएंगे।
हमारी माताओं बहनों की जो चिंता है वो चिंता हमारी भी है, लेकिन दिल्ली की सरकार उदासीन है। शस्त्र आ जाए विदेशों से, फेक करेंसी आ जाए, ड्रग्स आ जाए और दिल्ली की सरकार सोई बैठी है।